तो गाइस जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, यहाँ पर क्वीन अपने फाइटिंग स्टाइल में हल्का फुल्का चेंजेस करके उस बंदे से फाइट कर रही होती है सोन जिंगू के कहने पर, और वो जैसे बोलता है शो इट डडल, तो यहाँ पर जो क्वीन रहती है वो घूम के एक जबरदस्त टैकेंडो किक दे मारती है उसके चेहरे के ऊपर। तो अब आगे और वो क्वीन से लात खाने के बाद गिरने ऐसा लगता है। जोनाथन कहता है ये क्या लगता है कि सब ऑलरेडी खत्म हो गया है। पीछे खड़ा बंदा बोलता है नहीं, और वो उनमें अभी नॉकआउट नहीं हुआ। उस लड़की ने उसके कुछ ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई है। वो लड़की उसने उसके कोई इतने अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं करा, उसने अपना अच्छे तरीके से बेट पुट नहीं करा। उसमें दिखाया जाता है वो फिर से उठ खड़ा होता है। ये देखकर जिंगू कहने लगता है आखिर वो नॉकआउट क्यों नहीं हुआ, अगर डडल मारती तो वो कब का नॉकआउट हो चुका रहता। मून कहती है हम लोग कोई टाइकेंडो फाइटर्स नहीं है, हमारे लिए एक टाइकेंडो किक को मारना बेहद ही मुश्किल भरा होता है। वो बंदा गुस्से से अपने हाथ को ज़मीन पे मारते हुए कहता है डैम इट, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। सोन जिंगू जो भी बकवास कर रहा है उसको सुनो मत, क्या तुम कोई डॉल हो जो उसकी बातें मान रही हो। हाँ, असली कोई ऐसा कुछ नहीं करती, वो कोई मामूली लड़की नहीं है जो दूसरों की बातें सुने। और जाके वो उसको पंच मारने लगता है। कह रहा होता है वो तुम्हें तो कोल्ड और एरोगेंट होना चाहिए। व्हाट द हेल, जो मेरे को तुम्हारे अंदर पॉइंट पसंद है वो सारे तुमने चेंज कर लिए हैं, तुम एकदम बेकार हो गई हो। और साथ ही वो उसे पंच मारता है, तो बदले में कोई भी उसे किक मारती है उसके पंच को डिफेंड करते हुए। वो किक का असर उसके ऊपर होता है। ये देखकर जिंगू भी खुश हो जाता है। कह रहा हो तो इट्स वर्किंग। मून बोलती है जब से उसने तुम्हारे ऑर्डर को फॉलो करा है उसने उसको काफी सारा डैमेज दे दिया है। पीछे वाला बंदा कहता है ये क्या लगता है कि वो हारने वाला है अगर उसमें कुछ और हिट्स पड़ गए। वो भी गुस्सा हो रहा होता है। कह रहा होता है व्हाट द हेल, ये क्या हो रहा है, क्या मैं हार जाऊंगा? नहीं, मैं इस तरह से हार नहीं सकता। और साथ ही वो चिल्लाते हुए कहता है मैं हारूंगा नहीं, और उसको मारता है। इससे पहले कोइन उसको ऊपर अटैक कर देती है, लात मारती है। कोइन की लात की वजह से ऊपर के जो उसके बाल बंधे हुए थे वो खुल जाते हैं। कोइन बोलती है आखिर इसमें क्या बुरा है, अगर मैंने दूसरे फाइटर से थोड़ी एडवाइस भी ले ली और मैंने तुम्हें तभी थोड़ा बहुत फिगर आउट कर लिया था जब तुम मेरे लिए वोचर लेकर आ गए थे। तुमने खुद के विल के हिसाब से मेरे को फॉलो करा, लेकिन अब तुम मेरे को ब्लेम करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मैंने तो तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे को फॉलो करो, मैं बदल गई तो क्या हुआ? हाँ, तुम मुझे पसंद करो या हेट करो ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मुझे क्या करना है ये मैं खुद डिसाइड करूंगी। और तुमने जस्ट अभी कहा था कि तुम कुछ सालों से वो चेयर लेके मेरे आगे पीछे घूम रहे हो, पिछले कुछ सालों से अपने उस कुर्सी के साथ मेरे को फॉलो करने के लिए। मैं कम से कम तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ, अगले किक सीधे टेम्पल पर। मून में बोलता है तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है, तुम्हें कम से कम माफी मांग लेनी चाहिए, तुम्हें उस बंदे से सॉरी तो कहना चाहिए जो तुमको पसंद करता है, कम से कम इतने मैनर्स तो दिखाओ। क्वीन बोलती है क्यों, आखिर मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? मेरी शख्सियत उस तरह की नहीं है जो माफी मांगता है सॉरी बोलता है। क्या मैं उस प्रकार के पसंद लगती हूँ तुम्हें? हाँ, मुझे लगा कि तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो। क्या मैं गलत हूँ? क्या मुझे ऐसा करना होगा? हे मून वे, मैं इस तरह की बातें नहीं जानती, तुम चुप क्यों नहीं हो जाते और मैच के ऊपर फोकस क्यों नहीं करते? अब मैं इसे सीरियसली लेने वाली हूँ। ये सुनने के बाद कि क्वीन उसका नाम जानती है, मुँह वे क्वीन के मुँह से अपना नाम सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मनीमून कहता है क्वीन मेरा नाम जानती है? वो मुझे जानती है, मैंने जो किया वो उसको अप्रिशिएट कर रही है। वो सब कुछ जानती थी लेकिन उसने ऐसा ऐड किया जैसे मानो उससे कुछ भी नहीं पता। मैंने तो सोचा था कि मैं उसके लिए धूल का एक कण भी नहीं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। वो बंदा इमोशनल होकर रोना शुरू कर देता है। कह रहा होता है मैं क्वीन के फैन क्लब में वापस जाऊँगा, आई लव यू क्वीन। क्वीन भी आगे से बोल देती है मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ। ये सुनते से वो खुश हो जाता है, खुशी के हाथ से रोना शुरू कर देता है जो कि मून और जिंगू को काफी अजीब लग रहा होता है। वो कहता है व्हाट द हेल, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या वो पागल हो गई है? जिंगू भी बोलता है ये थोड़ा टू मच हो गया है। कि तभी पीछे का दरवाजा खुलता है और क्वीन का फैन क्लब के मेंबर्स यहाँ पर आते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं मूवे जुंग फाइनली हमने तुमको ढूंढ लिया, हमने तुमको कहाँ नहीं ढूंढा यार। दिखाया जाता है वो भी इमोशनल होते हैं, उनके पास ले जाता है मेंबर्स कहते हुए। वो लोग उसको उसके ड्रेस ला कर देते हैं जो वो पहना करता था। वो ये पाके बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। कह रहा होता है मैं तुम लोगों को बहुत ज़्यादा मिस करा, और साथ ही उस यूनिफॉर्म को भी, और साथ ही वो उन्हें पहन लेता है। कह रहा होता है मैं कैसा लग रहा हूँ? वो लोग उसे तारीफें करना शुरू कर देते हैं, हाँ तुम बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। जबकि झगड़ों को देख के ये सब बहुत अजीब लग रहा होता है। वो कहता है ये क्या बकवास है। और जोनाथन के पीछे खड़ा बंदा बोलता है व्हाट द हेल, ये तो एक लूजर दिखला। अपन लोगों ने उसको अपनी टीम में इसलिए लिया था क्योंकि वो फाइट कर सकता है, लेकिन अब वो नीना बोलती है उस फाइटर ने मैच को छोड़ दिया है, तो अब अगला मैच नेक्स्ट 5 मिनट में शुरू होगा। जिंगू चेयर लेके पहुंच जाता है। कह रहा होता है कि तुम बहुत ज़्यादा थक गई होगी, बैठ जाओ। वो भी बैठ जाती है। और क्या, और जिंगू उससे पूछा होता है क्या तुम कंटिन्यू कर पाओगे? क्वीन बोलती है हाँ मैं करूँगी। जिंगू उसकी हालत की तरफ देख रहा होता है और सोचता है ये क्वीन और मून के लिए बहुत ज़्यादा टू मच हो रहा है। ये लोग तो उन लोगों से काफ़ी पहले से फाइट कर रहे थे और हम लोग तो बस अभी अभी यहाँ पर आए हैं। ये पक्का आउट ऑफ एनर्जी में है, क्योंकि आखिर वो भी किसी तरह की सुपर वुमेन तो है नहीं, उसे भी चोट लगती है। अगर वो अगले मैच में भी जाना चाहती है तो इसका मतलब है कि वो खुद को पुश कर रही है इस विश्वास के साथ कि अगर वो टूर्नामेंट जीत जाती है तो उसको वो फोटोज़ मिल जाएंगी। जिंगू उसके पास बैठ के ग्लव उतारने लगता है। कह रहा होता है ये ग्लव अब मेरे को दे दो, नेक्स्ट मैं जाऊँगा, ये मेरे लिए काफ़ी
मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। उसकी बात सुनकर क्वीन भी थोड़ी हैरान हो जाती है। जिंगू कहता है मैं इतना कॉन्फिडेंट तो नहीं हूँ, लेकिन अब तुम ये मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं अभी अपनी टीम में सबसे ज़्यादा बेस्ट कंडीशन में हूँ। और फिर नेक्स्ट सीन में जिंगू मन ही मन कहता है मैंने वो बोल तो दिया था, लेकिन उसके सामने वाला ओपोनेंट बहुत ही बड़ा होता है, एकदम मस्कुलर मोटा था। ये देखकर जिंगू घबरा जाता है, कह रहा होता है लगता है कि मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, क्या ये वर्क भी करने वाला है। जोडू कहता है वाह ज़रा उस बंदे को शोल्डर को तो देखो यार कितने बड़े हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा जेलस हूँ यार, तुम क्या कर रहे हो। ये हैंसन किसी को मैसेज टाइप करने पर लगा हुआ रहता है और जोडू के पूछने पर वो बताता है कि महाशन मुझसे पूछ रही थी कि आखिर मैं हूँ कहाँ पर, इसलिए यहाँ की सिचुएशन के बारे में मैं उसे एक्सप्लेन कर रहा था और अब वो कह रही है कि वो भी यहाँ पर आ रही है, इसलिए मैं उसे मना कर रहा था। जोडू कहता है तुम्हें क्या लगता है कि वो घुसेल लड़के तुम्हारी को ये बात सुनने भी वाली है। और फिर दिखाया जाता है अपन को एक गाड़ी का सीन, टैक्सी होती है शायद ये, वहाँ पर होती है कि महाशन बैठी है और वो जा रही होती है अपने हैंसन के प्लेस के ऊपर ही। तभी वो साइड में बैठे होपेन से कहती है आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, यहाँ पर क्यों हो। होपेन कहता है तुमने कहा कि जोडू भी वहाँ पर है। कि महाशन बोलती है आखिर तुम कब तक मेरे घर पर रहोगे, इस तरह मेरे पीछे पीछे घूमने की बजाय घर पर शांति से रहो। होपेन कहता है कि तुम मुझे इस टैक्सी के लिए पे करने वाली हो, मैं श्योर हूँ कि तुमने पहले जो मुल्क गोली खाई थी वो मेरे द्वारा तुम्हारी मम्मी को दिए गए लिविंग एक्सपेंसेस में से आई थी। ये सुनते से कि महाशन चुप हो जाती है और फिर इसके बाद हमें डबल तो सोंग जिंगू का सीन दिखाया जाता है। सोंग जिंगू यहाँ पर बुरी तरह से घबरा रहा होता है। नीना बोलती है कि तुम दोनों फाइटर्स तैयार हो। मून बोल रही होती है मेरे को सोंग जिंगू के लिए थोड़ा बुरा फील हो रहा है, अगर मेरे पास थोड़ी एनर्जी होती तो मैं आगे जाके कंटिन्यू कर लेती। चलो देखते हैं थोड़ा मैच को, अगर कुछ बुरा होता है तो अपना लोग जल्दी से टावल फेंक के मैच को बंद करा देंगे। यहाँ पर कोई भी थोड़ी टेंशन में बैठी हुई रहती है कि तभी पीछे से मैच का कोच निकलता है, कह रहा होता है फाइनली ये मेरा टाइम आ गया है आगे बढ़ने का। 5 साल पहले जब मैं के महाशन से पहली बार मिला था मुझे लगा कि वो तो बस एक एवरेज फाइटर है, और फिर मैंने ही उसे अच्छे से ट्रेन करा, गाइड करा और उसे किक बॉक्सिंग की क्वीन बनाया। और मैं वही कोच भी हूँ जिसने लीमी नाम को आज की तारीख पे इतना अच्छा फाइटर बनाया है। और फिर कोच कैश के पास जाके खड़ा हो जाता है, कह रहा होता है तुम बहुत ज्यादा लकी हो सोंग जिंगू, अगर तुम मेरी बात सुनते हो तो तुम्हारे पास जीतने का एक मौका होगा। तुम्हारा अपोनेंट बहुत ही ज्यादा वजनदार है लेकिन उसके स्टेप और स्पीड एवरेज है। यहाँ पर मुसीबत की बात यह है कि उसके पास वेट और साथ ही डिस्ट्रक्टिव पावर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मिस नीना भी वहाँ पर है। लेकिन जब तक तुम उसके पावर और उसके वेट से आती हुई पावर को देखोगे और बचोगे तो तुम्हारे पास एक चांस रहेगा जीतने का। और तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंट होगा कि जब वो तुम्हारे पास आए तो पहले कोई मूव मत करो, अच्छे से उसे ऑब्जर्व करो, उसके मोमेंटम को देखो, तभी नीना फाइट स्टार्ट कर देती है। और सोंग जिंगू जाते से उसके ऊपर धावा बोल देता है। वो कोच की बात सुन ही नहीं रहा होता है। कोच कहता है हे क्या तुम सुन भी रहे हो जो मैं तुमसे तब बोल रहा हूँ, पर सोंग जिंगू कोच की नहीं सुनता, यहाँ पर अपनी मर्जी से फाइट कर रहा होता है। वो एकदम से आगे बढ़ के उस बंदे में एक पंच मारता है, फिर वो फटाक से स्पीड के साथ पीछे की तरफ हट जाता है। सोंग जिंगू सोचता है मेरे को एकदम केयरफुल रहना होगा, मेरे को आगे बढ़ के उसके ऊपर अटैक करना है, लेकिन खुद बिल्कुल भी हिट नहीं होना। मेरा अपोनेंट बहुत ही ज़्यादा वजनदार है, अगर मेरे को उससे एक दो हिट पड़ गए तो मेरा काम वहीं पे तमाम हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैंने खुद को अच्छे से हार्ड एंड ट्रेन करा है, जिसकी वजह से आज मैं जैसे अपोनेंट के सामने भी एकदम क्लेम होके खड़ा हूँ। मेरे को उसके वीक पॉइंट को मारना है, जैसा कि ली मून यंग ने मेरे को सिखाया था, उसका वीक पॉइंट देखना है। वो यहाँ पर काफ़ी स्लो है और मैं स्पीड के साथ जीत सकता हूँ ये मैच। रश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस उसके स्टेप देखो और उसके पास आने का इंतज़ार करो, और इससे पहले कि वो तुम्हें पंच मारे उसमें पंच मार दो और लोअर बॉडी को उसके ऊपर अटैक करो ताकि उसके पैर उसके लिए भारी हो जाए, कमज़ोर हो जाए। और फिर जैसे ही लगे कि वो काउंटर अटैक कर रहा है फटाक से पीछे की तरफ हट जाओ। मेरे को उसके पंच से बिल्कुल भी हिट नहीं होना है। ये देखकर हैंसन कह रहा होता है ओ जिंगू तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसका स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छा है, मोमेंटम भी बढ़िया है और उसके पास फास्ट स्पीड भी है। ऐसा लगता है कि उसने काफ़ी अच्छे से सीखा है। जोडू कहता है अरे वो बहुत बेकार है, लास्ट टाइम उसने गलती से बस मेरे बॉस को थोड़ी टक्कर मार दी थी, बस इतना ही खास है उसमें और कुछ नहीं। और यहाँ पर सोंग जिंगू वैसे कर रहा होता है जैसा कि उसने सोचा। वो मोटा बंदा कुछ करता है उससे पहले ही सोंग जिंगू आगे बढ़ के उसे मार देता है, और जैसे वो काउंटर अटैक करने लगता है तो सोंग जिंगू फटाक से पीछे हट जाता है। ये देखकर जोनाथन बोर होने लगता है, उसे चिढ़ छूटती है। वो कहता है व्हाट द हेल, ये क्या बकवास है, वो रिपीटेडली बस एक ही चीज करे जा रहा है, क्या ये टू मच नहीं हो रहा है रेफरी। और साइड में खड़ा बंदा भी कहता है क्या वो फाइट करना भी चाहता है। नीना उनकी बात सुनती है और साथ ही सोंग जिंगू से कहती है सोंग जिंगू अगर तुम इसी तरह पैसे मोड में रहे तो तुमको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, थोड़ा संभल कर रहो। सोंग जिंगू कहता है ठीक है। नीना बोलती है ठीक है फिर फाइट को कंटिन्यू करो। सोंग जिंगू कहता है ये बात भी सही है कि हर वक्त में ऐसा करते नहीं रह सकता, लेकिन ये जैसे फाइटर का सामना बिल्कुल फेस टू फेस करना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इससे मेरे को बहुत ही ज़्यादा डैमेज लगेगा जब ये मेरे को मारेगा। यहाँ पर ये थोड़ी रिलीफ की बात है कि ये एक स्टैंड अप फाइट है, मेरे को बस उसे हिट नहीं होना है, लेकिन ये बस कहने में आसान है। तभी सोंग
सॉन्ग जिंग के दिमाग की बत्ती चलती है। वो कहता है जाओ रुको, ये तो स्लो है ना। और फिर तभी उसे मूनियंग की बात याद आती है। सॉन्ग जिंग तुम्हारी आंखें तो काफ़ी अच्छी हैं और यही तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। सॉन्ग जिंग मन ही मन कहता है हाँ, और मुझे बस उस बंदे से हिट नहीं होना है, और अगर मैं उससे ज़्यादा फास्ट रहा तो मैं उससे हिट भी नहीं होऊंगा और उसे मार के डॉज भी करता रह सकता हूँ। और ऐसा सोच के साथ वो आगे बढ़ता है और उसे मारना शुरू करता है। 2 दिन पंचेस मारता है और उसे आती है किक। और सॉन्ग जिंगो यहाँ पर अपना अगला मूव कर पाता है, उससे पहले ही वो बंदा उसको बहुत तेज से पंच मारने लगता है। ये देखकर सॉन्ग जिंगो भी चौंका रह जाता है, कह रहा होता है इसके हाथों की स्पीड तो बहुत तेज़ है यार। और वो फटाक से गार्ड करते हैं उसके उस पंच से, लेकिन उसको पंच में बहुत ज़्यादा ही पावर होती है। सॉन्ग जिंगो पीछे की तरफ फेंका आता है, चालू से जाके लगता है। ये देखकर मून और क्वीन दोनों ही हैरान हो जाते हैं। सॉन्ग जिंगो को भी जबरदस्त झटका सा लगता है। वो फाइटर कहता है उसने मार दिया। वो मोटा फाइटर आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है, कह रहा होता है अब तुम कॉर्नर में हो, मैं आ रहा हूँ। और जैसे वो बढ़ते हुए जाता है, वो रिंग धम धम हिल रही होती है। सॉन्ग जिंगो के पसीने आने शुरू हो जाते हैं। वो मोटा अपने भारी भरकम शरीर के साथ सॉन्ग जिंगो की तरफ बढ़ रहा होता है। छोटू कहता है हो गॉड, जरा देखो तो इसको, ये इंसान या भालू है। इंसान चलाते हुए कहता है सॉन्ग जिंगो जल्दी से डॉज करो, वहां से निकलो। तभी वो बंदा कहता है अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, और वो मोटा भी पंच मार के सॉन्ग जिंगो को वहीं पे घेर लेता है और हंस रहा होता है उसे देखकर, कह रहा होता है तू तो गया, मैंने तुझको पकड़ लिया। मून चलाते हुए कहते हैं जल्दी से गार्ड अप करो सॉन्ग जिंगो। और वो मोटा सॉन्ग जिंगो के ऊपर पंचों की बारिश कर देता है। सॉन्ग जिंगो गार्ड अप करके खड़ा रहता है, लेकिन उसे उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा होता है, दर्द हो रहा होता है। सॉन्ग जिंगो सोचता है मैं उसे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरे को जल्दी से यहाँ से निकलने की ज़रूरत है। और वो फटाक से नीचे झुक के उसको पंच को डॉज करते हुए साइड में हो जाता है। और वो फाइटर कह रहा होता है मैं इससे पहले गुजर चुका हूँ, वो बस तुमको नॉक कर देगा। जब तुम पहली बार उसके हमले का शिकार होते हो तो तुम एकदम पैनिक कर जाते हो। सॉन्ग जिंगो सोच रहा होता है मैं इसे कैसे भी देखूं, लेकिन अभी इस वक्त ये इंपॉर्टेंट है कि मैं उससे दूर ही रहूं और मेरे को उसमें फंसना नहीं है कॉर्नर में। कि तभी भी वो बंदा फिर से तेज से आगे बढ़ता है सॉन्ग जिंगो की तरफ उनमें मुक्के के साथ। सॉन्ग जिंगो फटाक से गार्ड अप कर लेता है, वो मारता है भरे भक्कम मुर्गा, लेकिन जैसे ही उस मोटे का पंच सॉन्ग जिंगो में पड़ता है, सॉन्ग जिंगो उड़ता हुआ जाके जाले से ठोकता है। ये देखकर कोच के पसीने छूट जाते हैं और मूनियंग भी घबरा जाती है, कहती है व्हाट द हेल, ये क्या है। सॉन्ग जिंगो भी घबराया हुआ रहता है। वो बंदा कहता है तुम नहीं भाग सकते, और फिर कैसे अपने भारी भरकम शरीर के साथ उसकी तरफ भागना शुरू कर देता है। और फिर इसके बाद हमें टैक्सी का सीन दिखाया जाता है। किम हैशन बोलती है अगर हमारे पहुंचने पर वहाँ चीज़ें खराब दिखती है तो तुम बिल्कुल भी इंटरफेयर मत करना, बस जोटू के साथ साइड में शांत खड़े हो जाना। होपेन बोलता है खुद के लिए बोलो, ये अभी तो अहंकारी और एरोगेंट भी मत बनो, तुम बस एक हाई स्कूल की लिटिल ब्रेड हो। किम हैशन कहती है तुम भी तो एक हाई स्कूल के लड़के हो। उन्होंने कहा कि उनका सामना किसी दूसरी टीम के साथ ये बिल्कुल मुकाबले जैसा है, और ये कुछ ऐसा है जैसे एक MMA फाइटर को संभालना चाहिए, ना कि तुम जैसे किसी एरोगेंट गैंगस्टर को। जोटू कहता है क्या MMA फाइटर भाड़ में जाओ, तुम ये भी नहीं जानते कि एक असली लड़ाई होती क्या है, तो तुम्हारे इतना पावरफुल और माइटी ऐड करने का क्या मतलब। किम हैशन उसे छुड़ाते हुए कहती है जरा देखो ये कौन बोल रहा है जो कि उस सॉन्ग जिंगो से पिट गया था, मैंने सब कुछ सुना है इस बारे में। होपेन चढ़े आता है, कह रहा होता है कौन पिटा था, मुझे बस थोड़ी चोट लग गई थी, मैंने उसे बहुत ज्यादा मारा था। हैसन बोलती है हाँ हाँ ठीक है जो भी हो। होपेन कहता है मैं सीरियस हूँ, मैं जीता था और तुमने तो वो फाइट भी नहीं देखी है, तो अपना मुंह बंद करो। और वो काफी वर्दी अपोनेंट था सॉन्ग जिंगो में। ये एडमिट नहीं करना चाहता कि उस लड़ाई के दौरान क्या हुआ था, लेकिन ये काफी रिडिकुलस था, उसके द्वारा हमें पीटा गया इस तरह से। उसने शायद उस समय बस फाइट सीखना स्टार्ट ही करी थी, उसको बस 1-2 मूवी आते थे, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं था, ना ही अपने पंचेस में अपने वेट को ढंग से पुट कर पा रहा था। लेकिन फिर भी तुम उससे बिल्कुल भी कम नहीं आ सकते। मेरे को सारी चीज़ें तो याद नहीं, बस एक चीज़ क्लियर याद है, जब हम आपस में फाइट कर रहे थे तो वो एक बार भी पीछे नहीं हटा, उसने सीधे मेरी आंखों में आंखें डालकर फाइट करी। सच कहूँ तो इससे मैं थोड़ा चिढ़ गया था, इसलिए मैंने रूल को तोड़ते हुए उसे क्रश कर डाला। लेकिन अगर हम लोग रूल के हिसाब से फाइट करते तब भी उसके जीतने का चांस 0.00001% ही था। किम हैशन बोलती है तो तुमने चीटिंग करी और जीत गए। वो चिढ़ते हुए कहते हैं नहीं ये सच नहीं है। और फिर इसके बाद हमें डडल का सीन दिखाया जाता है। उसकी मम कहती है ये रास्ता सही होना चाहिए क्यों। ये सुनते से डडल भड़क जाती है, बोलती है ये क्या बकवास है मम, आप तो कुछ देर पहले बोल रहे थे कि आप लोग लगभग वहाँ पर पहुँच गए। यहाँ उसकी मम चिल्लाते हुए कहती है शट अप पिंकी, तेरे को क्या लगता है कि ड्राइव करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। हाँ डडल बोलती है चलो भी हमें निकले हुए लगभग 3 घंटे हो चुके हैं। उसकी मम कहती है चुप कर तू, हाँ चलो इस टैक्सी ड्राइवर से रास्ता पूछ लेते हैं। डडल कहती है हो भगवान आपके कार में नेविगेशन क्यों नहीं है यार। और फिर जैसे ही वो उस टैक्सी को थोड़ा नज़दीक पहुँचते हैं, डडल कहती है अरे क्या वो किम हैशन नहीं है। और साथ ही जब वो अच्छे से देखती है तो चिल्लाते हुए कहती है हे किम हैशन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुमको क्या लगता है कि तुम यहाँ पर आने वाली होती कौन हो। किम हैशन कहती है अरे चोई डडल। और साथ ही वो भी अपने विंडो का दरवाज़ा खोलती है और बोलती है मैं देखने से बता सकती हूँ कि हम लोग एक ही जगह पर जा रहे हैं, मैं अपने
अपने भाई से मिलने के लिए जा रही हूँ। डडल बोलती है क्या तुम सिर्फ अपने भाई से मिलने के लिए इतने दूर जाओगे, यहाँ पैसों की बर्बादी, तुम इसकी वजह बंद क्यों नहीं हो जाते, फंसे क्यों नहीं ट्रैफिक में। केमाशन कहती है आखिर तुम ये क्या बकवास कर रही हो, वहाँ पर कोई भी ट्रैफिक नहीं है, वहाँ पर जाने का तो सीधा साधा रास्ता है, बस 30 मिनट लगेंगे। ये सुनते ही डडल को पसीना आ जाता है और वो टैक्सी से मुड़ के जाने लगते हैं। डडल कहती है मोम जल्दी से उस कार का पीछे करो, उसे छोड़ना नहीं अपन को। और फिर इसके बाद हमें सोंग जिंगो का सीन दिखाया जाता है। सोंग जिंगो मुश्किल से उस मोटे बंदे के सामने टिक पा रहा होता है। वो मोटा बंदा कंटिन्यू लगातार अपने भारी मुक्के सोंग जिंगो को मारे जा रहा होता है। सोंग जिंगो मुश्किल से बच के निकलने की कोशिश करता है कि तभी वो अपने पंच को घुमाते हुए फिर से उसमें एक दे मारता है। सोंग जिंगो पीछे उड़ आता है गार्ड करने के बावजूद। जोनाथन हंसते हुए बोलता है लगता है कि ये अब ओवर होने वाला है। जगदू कहता है क्या ये क्या बकवास है, वो फ्रिगेजो से कॉर्नर कर रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा चीफ ट्रिक हो रही है यार। और मैशन का भाई चलाते हुए कहता है सोंग जिंगो जल्दी से खुद को बचाओ। और वो मोटा बंदा अपने भारी भरकम शरीर के साथ सोंग जिंगो की तरफ बढ़ रहा होता है। सोंग जिंगो के पसीने छूट रहे होते हैं। वो कह रहा होता है अब मैं क्या करूँ, ये कोई सेंस नहीं बना रहा है। गार्ड अप करने के बावजूद इसके पंचेस को सहना टू मच हो रहा है और इस तरह से मैं ज्यादा देर तक टिक भी नहीं पाऊंगा और मेरे पैर भी डर के मारे बहुत कांप रहे हैं। मेरे को डॉज करने की जरूरत है, लेकिन ये यहाँ पर इस तरह से मेरे पास भगते हुए आ रहा है अपने आम को छोड़ा करते हुए। तो आखिर मैं डॉज करके कहाँ पर जाऊंगा, मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। तभी सोंग जिंगो की दिमाग की बत्ती चलती है। वो कहता है क्या डॉज, जरा रुको, मैं इतना टेंशन में था कि सीधा तरीका सोच भी नहीं पाया। हाँ, जब कोई बंदा तुम्हारी तरफ इतनी तेज से भगते हुए आ रहा है तो तुम उसे डॉज करने और ब्लॉक करने के बारे में सोच रहे हो, जबकि एक तीसरा चांस भी तो हो सकता है जबकि वो अब खुद को इतना ज़्यादा ओपन करते हुए तुम्हारी तरफ आ रहा है। और फिर साथ ही सोंग जिंगो ऐसा सोचते हुए वो तेजी से आगे बढ़ता है और जंप करते हुए उल्टा उस मोटे के ऊपर ही अटैक करने लगता है। सोंग जिंगो ने इस बार डॉज करने के बजाय जंप करते हुए उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार मुक्का दे मारा होता है। ये देखकर जडू कहता है वो जरा देखो तो उसको। हैंसंग बताता है इस मूव को सुपरमैन पंच बोलते हैं और जिंगो ने डायरेक्ट उसकी छीन पर मारा है। जोनाथन भी कहता है ओ ये तो काफी कूल था यार। जिंगो सोचता है ओ क्या ये काम कर गया, कि तभी वो मोटा बंदा अपनी बाजुओं से सोंग जिंगो को पकड़ लेता है और जमीन पर झम स्लैम दे मारता है। सोंग जिंगो फटाक से लुढ़कते हुए पीछे हट जाता है। उसके हालत बेकार, वो जोर जोर से हाफ रहा होता है, कह रहा होता है नो वे, लगता है कि मेरे कोई भी अटैक इसके ऊपर वर्क नहीं करने वाले। और नीना उस बंदे को वार्निंग देती है, बोलती है स्टैंड अप फाइट में इस तरह के मूव बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, अगर तुमने एक बार करा तो तुमको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। वो मोटा बंदा नीना से सॉरी बोलता है, माफी मांगता है। और नीना जिंगो से पूछती है क्या तुम कंटिन्यू कर सकते हो, क्या तुम्हें डॉक्टर के चेकअप की जरूरत है, बस मुझे बता दो। सोंग जिंगो मुश्किल से ही खड़ा हो पाता है, कह रहा होता है मैं ठीक हूँ। सोंग जिंगो सोचता है ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली हिट हुआ हूँ, लेकिन मेरा शरीर बहुत थका हुआ महसूस कर रहा है, असल में ये डरावना है, मैं उस जैसे अपोनेंट के खिलाफ कैसे मुकाबला कर सकता हूँ। नीना बोलती है पहला राउंड खत्म होने में बस 2 सेकंड ही बचे हैं और मैं उसको थोड़ा डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहती हूँ, इसलिए अगर तुम एग्री करते हो तो इस पहले राउंड को अब यहीं पर समाप्त कर दें। जोनाथन कहता है तुम जो चाहे करो। वो मोटा बंदा जिंगो से कहता है जिनस के अलावा इस तरह से स्लिप मार कर मेरे ऊपर हमला करने वाले तुम पहले पर्सन हो। चलो सेकंड राउंड में अपन इस फाइट को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग करेंगे। और फिर ऐसा कहते हुए वो अपने कॉर्नर में चला जाता है। सोंग जिंगो बेचारा बैठ जाता है कुर्सी पर। डॉक्टर आकर उसे चेक करती है। डॉक्टर बोलती है तुम्हारा सिर तो एकदम ठीक है, तुम डायरेक्टली हिट नहीं हुए थे इसलिए तुम ठीक हो, चलो अब तुम्हारा ज़रा हड्डियाँ चेक कर लिया जाए, अपने आर्म को थोड़ा स्ट्रेट करो। मून बोलती है चलो हार मान लो सोंग जिंगो, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। सोंग जिंगो कहता है, जिंगो बोलता है मैं जानता था कि ये मुश्किल होगा, लेकिन फैक्ट ये है कि अब ये मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। मेरे अटैक्स का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा है, ये एकदम क्लियर ही है, लेकिन ये फैक्ट मैं उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग और डरावना भी है। मून बोलती है तुमने पहले ही काफ़ी कर लिया है, इतने लंबे समय तक उसके सामने टिक पाना और उस जैसा काउंटर अटैक कर पाना, ये काफ़ी अच्छा था यार। सोंग जिंगो कुछ नहीं कहता, निराश होकर बैठा हुआ रहता है। तभी कोच कहता है तुम्हें रूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ये कोई सड़क की फाइट नहीं है, अगर तुम रूल्स का यूज़ करते हो, अपने अपोनेंट्स की कमजोरी का पता लगाते हो, स्ट्रेटेजी बनाते हो, तो तुम्हारी जीत भी पॉसिबल हो सकती है। मून बोलती है अगर तुमने कंटिन्यू करा तो तुम इंजर्ड हो सकते हो, तुमको यहीं रुक जाना चाहिए। जडू कहता है अरे ऐसे आदमी को हराने का बस एक ही तरीका है कि उसे गोल्फ क्लब से बुरी तरह से पीट डालो। जिंगो सोचता है ये सब कहना आसान है और करना मुश्किल, यहाँ पर मैं ही हूँ जो उसके खिलाफ लड़ रहा है, इसलिए मेरे लिए सीधे तौर पर सोच पाना बेहद ही मुश्किल हो रहा है। कोच कहता है हर पर्सन की अपनी ताकत और कमजोरियाँ होती हैं, ऐसे कई मामले हैं जहाँ पर छोटा फाइटर अपने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और नियमों का यूज़ करके जीत जाता है। जडू कहता है अरे इसलिए तो मैं उसे गोल्फ क्लब का यूज़ करने के लिए कह रहा हूँ यार। जिंगो सोचता है मैं भी जानता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना बड़ा है, लेकिन अगर उसका दिमाग हिलता है तो वो भी गिर सकता है, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए, जब मैंने सीधे उसकी ठुड्डी पर मारा तो कोई भी डैमेज नहीं हुआ उसे, तो अब मैं स्टैंड अप फाइट में और क्या कर सकता हूँ। कि तभी
सॉन्ग जिंग को यहाँ पर फिर से कोई आइडिया आता है शायद। वो फटाक से कोच के पास जाता है, कह रहा होता है कोच क्या तुम्हारे पास कोई हेड गियर है कार में? कोच कहता है हाँ, लेकिन क्यों? मून पूछ रही होती है आगे तुमको ये किस लिए चाहिए, क्या तुम कंटिन्यू करने वाले हो? नीना बोलती है सेकंड राउंड अब स्टार्ट हो रहा है, दोनों फाइटर्स रिंग में आ जाओ। तभी जिंगो मिस नीना करते हुए जाने लगता है, कह रहा होता है मिस नीना नहीं, मेरा मतलब रेफरी, मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है। नीना बोलती है क्या तुम श्योर हो? ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। जिंगो कहता है बेस फाइट में रूल चेंज करना ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन प्लीज़ आप मेरे लिए ऐसा कर सकते हो। और नीना बोलती है ठीक है मैं उनसे बात करती हूँ, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हुआ तो मैं बीच में ही फाइट रुकवा दूंगी, देखूंगी नहीं क्या हो रहा है, ठीक है, अगर मेरे को सही लगता है तो। सो जिंगो कहता है ओके प्लीज़ आप मेरे लिए इतना कर दीजिए, वैसे भी मैं यहाँ पर मरने नहीं वाला। नीना बोलती है तुम्हारा ओपोनेंट चाहता है कि नॉर्मल रूल्स का यहाँ पर यूज़ हो, अगर तुम्हें ऐसे कोई दिक्कत नहीं है तो रूल्स चेंज किए जाएँ। वो बंदा कहता है क्या? वैसे हम यही तो चाहते थे, हमारे इरादा उसके ऊपर बिल्कुल भी ईजी जाने का नहीं है, ठीक है हम एक्सेप्ट करते हैं। नीना बोलती है ठीक है तो फिर दोनों फाइटर्स सेंटर में आ जाओ, सेकंड राउंड स्टार्ट होने वाला है। और मून बोलती है कि ये सही होगा? कोच कहता है वो तो पागल हो गया है, मैंने उससे बस इतना बोला था कि रूल्स का यूज़ करना है, लेकिन उस पागल ने तो अपने लिए चीज़ों को और ज़्यादा मुश्किल बना लिया है। नीना बोलती है अब अपन लोग रेगुलर एमएमए रूल्स का यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पर कोई भी नो वेट हैंडीकैप नहीं है। और फिर दिखाया जाता है कि मैचन और हॉपन इस जगह पर आ जाते हैं और उनके पीछे पीछे डिडल भी यहाँ पर आई जाती है और निकल के गाड़ी से पीछा करना शुरू कर देती है। कहती है जरा मेरे रुको के मैचन, आगे तुम इस तरह से क्यों ऐड कर रही हो जैसे कि तुम मुझे जानती नहीं? कि मैचन बोलती है आखिर आप लोग का भी ज़्यादा क्लोजर आ गए। पार्क आ जाता है, कह रहा होता है ओ डडल तुम आई गई। डडल बोलती है आखिर ये कैसी जगह है मिस्टर, मैंने तो सोचा था कि आप लोग किसी तरह के अम्यूजमेंट पार्क में होंगे, लेकिन ये जगह तो काफ़ी अजीब है। और फिर साथ ही मुस्कुराते हुए डडल दरवाज़ा खोलती है, कहती है सॉन्ग जिंगो मैं यहाँ पर आ गई तो मेरे भी नहीं खेल रहे थे गलत बात की। तब भी वो देखती है सॉन्ग जिंगो उस मोटे बंदे के साथ फाइट कर रहा होता है, ये देखकर डडल चौंक जाती है और फटाक से आगे बढ़ती है, कह उठते हैं व्हाट द हेल यू मोटे, तुझे क्या लगता है कि तुम मेरे सॉन्ग जिंगो को मार सकते हैं? हाँ कि तभी मून उसका रास्ता रोक देती है मारते हुए। और फिर क्या था, उन दोनों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है और मून उसे पकड़ लेती है, कह रही होती है चुपचाप यहीं पर है और देख सॉन्ग जिंगो काफ़ी अच्छा कर रहा है। कि महाशन भी अपने भाई के पास आ जाती है, वो कहते हो तुम आ गई जरा वहाँ देखो। हैंसम बोलता है ये सचमुच एक दिलचस्प फाइट है, ये एमएमए है, लेकिन हम में से किसने भी इस तरह की सिचुएशन से निपटने के बारे में इस तरह से कभी नहीं सोचा था। उसका अपोनेंट कोई रेगुलर एवरेज अपोनेंट नहीं है, बिल्कुल भालू जैसा है। और साथ ही वो कहावत मारते हुए कहता है भालू से लड़ते समय तुमको एक चाकू का यूज़ करना होता है जो भालू को पकड़ने के लिए बनाया गया हो। सॉन्ग जिंगो हाफते हुए उसे की तरफ देख रहा होता है और वो मोटा भी सॉन्ग जिंगो से फ्रस्ट्रेट हो चुका है, चिल्लाते हुए उसके ऊपर पंच मारने लगता है, बट सॉन्ग जिंगो नीचे झुकते हुए बच जाता है। वो दूसरा पंच मारता है, सॉन्ग जिंगो पीछे होकर बच जाता है, थोड़ा सा गिर जाता है। वो लास्ट से सॉन्ग जिंगो को कुचलने की कोशिश करता है, बट सॉन्ग जिंगो फिर से बच निकलता है और फटाक से खड़े होकर उसके चेहरे पे कोहनी दे मारता है। पर वो इसी मोमेंट का फ़ायदा उठाते हुए सॉन्ग जिंगो को पकड़ लेता है, कहता है यू लिटिल, लेकिन सॉन्ग जिंगो उससे 2 कदम आगे वो अंदर से हाथ डालते हुए उसकी गर्दन दबोच लेता है और फिर फटाक से उसे कैनी मार देता है। और बस गाइस इस एपिसोड के लिए इतना ही है, बाकी की स्टोरी आप लोग नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे, जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।